Hello everyone. Am I audible to all? Hello. After a long time. कैसे हो सभी लोग और क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है और अगर वीडियो दिखाई दे रहा है तो यस टाइप करिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. You can type in the chat box if I am audible and visible. Okay, great. Am I audible and visible to all? Now started with the slide as well. क्या आपको स्लाइड भी दिखाई दे रही है? ओके. ओके, दिखाई दे रही है ना? ओके, ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट देन. होपिंग ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो चालू करते हैं. देखिए अभी आज के सेशन में टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सर्टेन टेक्निक्स एंड ट्रिक्स जहाँ पे हम लोग खुद का ब्रांडिंग कैसे बना सकते हैं. ब्रांडिंग मतलब क्यों करना है, किस तरीके से करना है, वो हम लोग कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स आज के दिन में देखेंगे. उसके अलावा आज का जो मेन फोकस होगा फर्स्ट पार्ट के बाद में, जो कि एजुकेशन रिलेटेड लोगों से होगा, जैसे कि जो अगर टीचिंग फील्ड में है या फिर कोचिंग क्लासेस फील्ड में है, उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा. ऐसा हम लोगों का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज फॉर ऑल and second part is only for the teachers and the education related लोग जो रहेंगे उनको ज्यादा हेल्पफुल होगा, या फिर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. ओके. तो अभी हम लोग जो है सेल्फ ब्रांडिंग और कंपनी की ब्रांडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, दैट वी विल सी वन बाय वन. बट बिफोर ऑल प्रोसीड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ब्रांडिंग, अवेयरनेस और मार्केटिंग, ये सभी चीजों में डिफरेंस क्या है, आप कुछ मुझे रफली बता सकते हैं? ब्रांडिंग, मार्केटिंग, अवेयरनेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ओके. ओके. देखिए अभी इसमें से जो होता है ना, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. सबसे पहला जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि वाई ब्रांडिंग नीडेड. सबसे पहला चीज है कि ब्रांडिंग क्यों जरूरत है. सो ब्रांडिंग का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ब्रांडिंग हम लोगों को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज, आपका जो कुछ भी है, अगर वो एक ब्रांड है, तो ऐसे केस में इट इज इजी टू सेल. आप उसको आसानी से सेल कर सकते हैं, आसानी से प्रमोट कर सकते हैं. पकड़ के चले कि आप ब्रांड नहीं हो, अब ब्रांड नहीं हो, आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसको कन्विंस करना पड़ेगा, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा. ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद उसको तो आपका प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, वो शायद से आपको डेमोन्स्ट्रेशन मांगेगा. ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है जहां पे अगर ब्रांड नहीं होता. लेकिन अगर एक ब्रांड होता है तो ब्रांड होने के बाद लोगों को क्या है, उसके ऊपर इजीली ट्रस्ट हो जाता है. लोग जो है आंखें बंद करके कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेजोन का एग्जांपल ले लीजिए. अगर अमेजोन से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो लोग वहां पे इंक्वायरी नहीं करते बैठेंगे कि हाँ प्रोडक्ट कैसे रहेगा, क्या रहेगा, बिकॉज उनको पता है कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है. अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं इमीडिएटली इसको रिटर्न कर सकता हूँ और आगे जाके कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला. तो जब लोग इस तरीके की सोच रखते हैं तो ब्रांड जो है आपको हेल्प कर सकता है इस तरीके से. ओके. आवाज नहीं आ रही है? संदीप जी को शायद से आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? जस्ट अ मोमेंट. इज इट ऑडिबल नाउ? अभी आवाज आ रही है? आपका नहीं तो वहां पे ऊपर एक कनेक्ट का बटन होगा, वो प्रेस करके देखिए, या फिर कनेक्टिविटी एक बार आपके एंड से चेक करके देखिए, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे पूरा कनेक्टिविटी भी दिखाई दे रहा है और आवाज भी बराबर से आ रहा है. ओके. तो अभी हम लोग ब्रांड की बात कर रहे थे. तो ब्रांड के अंदर होता क्या है, अभी ब्रांडिंग का मतलब क्या हो जाता है, और हम लोग मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये अवेयरनेस से अलग कैसे हो जाता है. देखिए कि अगर लेट्स से कि हम लोगों को बार बार कोई चीज अगर दिखाई देता है ना, तो ऐसे केस में एक ब्रांड की तरह काम करना चालू कर देता है. पकड़ के चलिए कि आप किसी को किसी चीज के बारे में लोगों को बार बार बता रहे हैं. पकड़ के चलिए कि आपका कोई
कपड़े का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, कपड़े का कोई बिजनेस है और आपके कपड़ों के बारे में आप लोगों को एडवर्टाइजिंग करवा रहे बार बार, पकड़ के चलिए कि व्हाट्सएप के मीडियम से गए, व्हाट्सएप के मीडियम से आपने उसको बार बार आपके कपड़ों के बारे में बताया, तो बताने के बाद देखने के बाद उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में तो अभी पता है कि आप कपड़े बेच रहे हो, लेकिन अभी तक आपके उसके जहन में आप एक ब्रांड हो ये अभी कायम नहीं हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसने आपको हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा हुआ है। आप पकड़ के चलिए कि वो फेसबुक के ऊपर गया, फेसबुक के ऊपर भी आपका ब्रांड देखा, वो इंस्टा पे गया, इंस्टा पे भी आपका देख लिया, लिंक्डइन पे गया लिंक्डइन पे भी देख लिया, और गूगल पे गया, गूगल पे भी देख लिया। रिसर्च बोलते क्या है कि अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी आदमी अगर 3 बार देख लेना, 3 बार देखने के बाद उसके ऊपर एक थोड़ा सा ट्रस्ट उसका बिल्ड होना चालू हो जाता है। लेकिन अगर उसको 7 बार अगर देख ले, 7 बार कोई भी जगह पर किसी भी तरीके से अगर कोई भी चीज को अगर देख ले, तो आदमी उसको इंटेंट टू बाय, मतलब ही इज इंटेंट टू बाय दैट प्रोडक्ट, बिकॉज वो उसके ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर देता है। वो इतनी बार उसको देख लेता है कि उसको लगता है कि ये मेरा बहुत क्लोज है, ये मेरे पहचान का है, एंड आई नो दिस प्रोडक्ट, तो वो उसको बाय करने की कोशिश करता है या फिर उसको जानने की कोशिश करता है। तो हम लोग जो है हमारे चीजों की या फिर हमारे प्रोडक्ट की या हमारे खुद की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि जहां पे हम जहां पे भी जाए उसको दिखाई दे। जरूरी नहीं वो पेड ही होना चाहिए, हम फ्री में भी कर सकते हैं, फ्री में भी बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल है। तो जैसे कि खास करके सोशल मीडिया, अभी लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन तो भले खत्म हो गया बहुत सारी जगह पर, लेकिन जहां पे भी है तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग जो है ज्यादा करके सोशल मीडिया पर है। अगर सोशल मीडिया पर है और वहां पे अगर वो बार बार देखे, तो ऐसे केस में उनको जो है हम लोगों की चीज का जो एक ब्रांडिंग दिखाई देता है, और ऐसे केस में हम लोगों को उनको ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता या फिर ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता, और वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेता है या फिर हमारे सर्विसेज को खरीद लेता है। इसीलिए ब्रांडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू मार्केटिंग और सम अदर थिंग्स। अब ये जब बार बार होता है तो ऐसे केस में ब्रांड बनने के बाद लोग जो है उसको आसानी से खरीदने की चाह रखते हैं और आसानी से उसको खरीद भी लेते हैं। वेज ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड, वेज ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड जो होता है ना, तो आप अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप पेड मार्केटिंग करवा सकते हैं जहां पे एंगेजमेंट ला सकते हैं। हम लोग अगर लेट्स से फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर या कहीं पर भी अगर हम लोग उसको बार बार एडवर्टाइजिंग अगर करवाते हैं, तो एडवर्टाइजिंग जब करवाते हैं तो इस केस में लोगों को बार बार देखना चालू हो जाता है। वहां पे एंगेजमेंट या फिर अवेयरनेस या फिर लाइक्स या फिर कमेंट्स, इस तरीके की जब हम लोग एडवर्टाइजिंग रन करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो ऐसे केस में वहां पे हम लोगों को ज्यादा पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जो एडवर्टाइजिंग होता है जहाँ पे लाइक्स, कमेंट्स या फिर लोगों के पास एंगेजमेंट लाना, ये सारी चीजें जो होती है ना फेसबुक के ऊपर भी बहुत सस्ती होती है। आप पकड़ के चल सकते हैं कि 100 रुपए में लगभग 1000 लोगों तक आप आसानी से पहुंच सकते हो, इतना सस्ता होता है। लेकिन उसमें से कितना लोग खरीदेंगे जरूर नहीं होता, लेकिन वो अवेयरनेस और एक ब्रांड क्रिएट करने का काम करता है, उस तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा आप सारे सोशल मीडिया के ऊपर, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर आप गूगल हो, गूगल के ऊपर खास करके आपको बताता हूँ, अगर पकड़ के चले आपका कोई ऑफिस है या फिर कोई अगर लोकेशन है पर्टिकुलरली, अगर आप आपके गूगल के ऊपर एक अलग से उसका एप्लीकेशन आता है, अगर आपने देखा होगा कभी, जहां पे हम लोगों को एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग करते समय अगर खास करके अगर हम लोग उसके ऊपर मैप का अगर लोकेशन डाल देना, तो लोगों को वो सर्च करने में भी बहुत आसानी हो जाता है, और उसको आसानी से सर्च भी कर जाते हैं। और लोग जब भी सर्च करता है गूगल के ऊपर, तो हमारा जो कंपनी होता है या फिर हमारा लोकेशन जो होता है उनको बार बार और आसानी से दिखाई देता है। अगर उनको आसानी से दिखाई देते हैं तो हम लोगों का एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो अलग अलग तरीके से हम लोगों का ब्रांड जो है क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ मैं एक सेल्फ ब्रांडिंग का खुद का एक एग्जांपल दूंगा। देखिए अभी मैं मल्टीपल चीजों में, जैसे कि आपको हमेशा पता है मैं एफिलिएट हूँ बहुत सारे कंपनीज के साथ में। मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ जो कि डिजिटल ट्रेनिंग होता है। पहले फिजिकल करवाता था, अभी फिजिकल लगभग बंद कर दिया, सिर्फ अभी डिजिटल ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। दूसरा तीसरा जो है मेरा एजुकेशन कंसल्टेंसी का बिजनेस है, जो मेरा एक्चुअल बिजनेस है, जो मैंने बहुत बार आपको बताया होगा। तो मेरा एक्चुअल बिजनेस है एजुकेशन कंसल्टेंसी में, जहाँ से हम लोग इंडिविजुअल ट्यूशंस के बारे में लोगों को सर्विसेज देते हैं, जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल कोचिंग करवाते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग इन द बल्क, मतलब ग्रुप की जगह पे हम लोग प्राइवेट कोचिंग करवाते हैं, जो हायर या फिर हायर बोल सकते हैं हम लोग, हायर क्लास के लिए खास करके जो डिजाइन करा होता है, क्योंकि उनके चार्जेस जो होते हैं 5 से 6 गुना होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल कोचिंग क्लासेस के। तो उसका एक हम लोगों का कंपनी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो भी ब्रांड के लिए या फिर जो भी कंपनी के लिए जब भी हम लोग कोई ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग हो या कंपनी का ब्रांडिंग हो, अगर मैं कंपनी का ब्रांडिंग करता हूँ, पकड़ के चलिए कि मैं मेरे इंडिविजुअल ट्यूशंस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंडिविजुअल ट्यूशंस को अगर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में मैं ट्रेनर भी हूँ,
मैं एफिलेट भी हूँ, ये सारी चीजें मैं वहां पे नहीं बता सकता। वहां पे नहीं बताने के रीजन क्या होते हैं कि अगर मैं वहां पे अगर बताना चालू कर दूं, तो लोगों का जो है डाइवर्जन हो जाएगा। आप कभी भी, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी जो है ना बड़ा बिजनेस का जो ये होता है, बड़ा बिजनेस का कोई भी वीडियो आप कभी भी यहाँ पर देख लीजिए यूट्यूब के ऊपर। अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को देखेंगे तो उनका मल्टीपल लेवल का कंपनी या फिर मल्टी लेवल का वो लोग काम करते हैं अलग अलग तरीके का। लेकिन वो जब भी बताते हैं ना खुद के बारे में, तो बताते हैं कि सीईओ एंड फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस, दो ही वर्ड्स यूज करते हैं, एक सीईओ एक फाउंडर है। उसके पीछे रीजन क्या पता है कि लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है कि नहीं मैं ये भी करता हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं कोच भी हूँ, मैं डिजिटल ट्रेनिंग भी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें अगर जब हम बताना चालू करते हैं ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता एग्जैक्टली आदमी करता क्या है, कंफ्यूज हो जाता है। तो हम लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, जहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लोगों को बता दे, वो इजीली समझ भी जाए और हम लोगों को एक ब्रांड भी क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं दो चीजों को आपको ब्रांडिंग सिखाने वाला हूँ, एक एक एग्जांपल लूंगा। एक खुद का, पहले खुद का कैसे ब्रांडिंग करना है, तो मैं मेरे खुद के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, आप उस तरीके का खुद का एक ब्रांडिंग बना सकते हैं। दूसरा मैं मेरे कंपनी का जो कि इंडिविजुअल ट्यूशंस का है, उसका ब्रांडिंग, कंपनी का ब्रांडिंग किस तरीके से करना है, क्या चीजों को ध्यान में रखना है, वो मैं मेरे खुद के एग्जांपल से आपको बताऊंगा। मैं मेरा खुद का किस तरीके से कर रहा हूँ आप देखना है, और उस तरीके का आपका खुद का कंपनी का, आपका स्कूल हो या आपका गारमेंट हो या किसी भी चीज का होता है, तो उस तरीके का आप आपका कंपनी का ब्रांड बना सकते हैं। और जो मैं सेल्फ का बता रहा हूँ, सेल्फ का भी ब्रांडिंग बना सकते हैं। अभी यहाँ पे सेल्फ और कंपनी का अलग अलग क्यों बनाना है, पकड़ के चलिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका किसी के साथ में पर्सनल मीटिंग है किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे कि फंड रेजिंग के लिए है, आप बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं जब आपको फंड रेज करना है। अभी फंड रेज करना है तो ऐसे केस में आप आपकी कंपनी के बारे में तो बता ही सकते हैं, लेकिन आप अगर खुद मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपका खुद का ब्रांड वहां पे पढ़ना जरूरी है। अगर खुद का ब्रांड होता है ना, तो सामने वाला आदमी आपसे बात करते वक्त एक वैल्यू गिरता है, मीन्स देयर हैज टू बी सम वैल्यू। सो वो वैल्यू होने के लिए अगर आप आपका एक वीडियो बना ले, सेल्फ ब्रांडिंग का एक वीडियो अगर बना ले, और जहां पे भी जिससे भी बात कर रहे हैं या फिर जिससे भी मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में पकड़ के चलिए अपने यूट्यूब चैनल ही बना दिया, तो खुद के ब्रांडिंग वाला एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इससे हो क्या जाएगा पता है कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, अगर वो वीडियो आपने उनको फॉरवर्ड कर दिया ना, तो वो लोग जो है आपको थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने आपका खुद का इंट्रोडक्शन इनडायरेक्टली उनको पहले से बता दिया है। अब जब पहले से इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो जाके आप अगर थोड़ा सा भी कैजुअली भी अगर बात कर लेना, तो भी उनको पता होता है कि अच्छा ये आदमी का क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है, किस तरीके से है, क्या है, तो उसको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। अभी आपको कंपनी को प्रेजेंट करना है कहीं पे, तो आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ऐसे केस में आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, आपका कोई आदमी जा रहा है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, वो तो उसका खुद का ब्रांड तो नहीं बताएगा, उसको कंपनी को प्रेजेंट करना है, तो वो क्या करेगा, फिर कंपनी का जो ब्रांडिंग है उसको पहले फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने से होके जाएगा, वो जो सामने वाला बंदा है जिसके साथ में हमारा मीटिंग है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है जैसा भी मीटिंग है, तो ऐसे केस में वो थोड़ा उसको गो थ्रू कर लेगा। गो थ्रू करने से वो क्या जाएगा, उसको सारी की सारी चीजें जो पता रहेगी कंपनी से, और जब बात करता रहेगा ना, तो उसको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हम लोग जब ब्रांडिंग करते हैं ना, तो इस तरीके से लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं हमारे बारे में कि लोगों को क्वेश्चन ना आए, वो पूछे नहीं हम लोगों को। जब ऑब्जेक्शन लाते हैं ना, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्शन आने से पहले अगर ऑब्जेक्शन हम लोग क्लियर कर दे, पहले अगर ऑब्जेक्शन को पहले किल कर देना, तो ऐसे केस में हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना या फिर कुछ सेल करना या खुद को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग दो चीजों का ब्रांडिंग देखेंगे, सेल्फ ब्रांडिंग। अभी इसके आगे का जो भी कंटेंट मैं बताऊंगा वो इस तरीके से रहेगा, मैं मेरे बारे में बताऊंगा, आपको एज्यूम करना है कि इस तरीके का ब्रांडिंग आपको खुद का बनाना है। जो जो चीजों को मैं ध्यान में रखता हूँ, जो जो चीजों को मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है, इस तरीके से आप भी कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि नाम होता है, क्वालिफिकेशन होता है, जो भी चीजें होती है आप उसको बताने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, क्वालिफिकेशन इतना मायने नहीं रखता, आप चाहिए तो दिखा सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दिखाएंगे तो भी चल जाएगा। लेट्स से कि अगर आपका कोई डिसेंट क्वालिफिकेशन है तो, अगर डिसेंट नहीं है तो उसको हटा दो, बाकी की चीज रखिए। ओके, इस तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। My name is Prakash Gaikwad. I am founder and proprietor of Gaikwad and Sons Individual Tuitions. I have completed my computer engineering. मैंने बीटेक करा हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से 2008 में। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई कोचिंग क्लासेस। मैंने जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग खत्म करा उसके बाद आई स्टार्टेड विद कोचिंग क्लासेस। लेकिन कोचिंग क्लासेस जब चालू करा तो पहले ही साल में मुझे पता चला कि कोचिंग क्लासेस में जो है बच्चों को जो चीजें चाहिए इट्स नॉट गेटिंग इफेक्टिवली, मतलब इफेक्टिवली बच्चों को मिल नहीं रहा है वो चीजें। इसीलिए मैंने शिफ्ट करा इंडिविजुअल कोचिंग के ऊपर और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जहाँ पे हम लोग पर्सनलाइज कोचिंग लोगों को करवाते हैं, लोगों को मीन स्टूडेंट को करवाते हैं। और इस इंडिविजुअल लेवल पे जब हम लोग कोचिंग करवाते तो इस तरीके से करवाते कि जिस तरीके से बच्चों को समझ में आता है। तो अब तक पकड़ के चलिए कि 2008 से अब तक मतलब लगभग 12 से 13 साल में मैंने
टोटल जो है 1200 टीचर्स का नेटवर्क बनाया हुआ है, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ऑनलाइन सेक्टर पे, ऑनलाइन लेवल पर, और मुंबई, नई मुंबई और थाने एरिया में फिजिकल लेवल पर कोचिंग करवाते हैं, जो कि बच्चों के घर पे जाके उनको पर्सनल लेवल पर कोचिंग करवाते हैं। अगर मैं अब तक की हमारे कवरेज की अगर बात करूं तो लगभग मैंने 12,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कराया हुआ है इस टेक्निक को यूज करके या फिर इस तरीके से। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई एम द फाउंडर ऑफ द गायकवाड एंड सन्स इंडिविजुअल ट्यूशंस। ये जो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है इसका, एंड आई एम आल्सो अ ट्रेनर। I train the teachers, I also train the trainers, and I am a digital coach. This was all about me. If you want to find more about me, in that case you can visit my links. यहाँ पे मेरे वेबसाइट्स के बारे में है, मेरे लिंक्डइन लिंक के बारे में है, यूट्यूब लिंक के बारे में, फेसबुक के बारे में है, इंस्टाग्राम और ईमेल। आप मुझे ईमेल भी से कनेक्ट करवा सकते हैं, या फिर ये सारे लिंक के ऊपर भी आप मुझे कनेक्ट करके मेरे बारे में और भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। थैंक यू। तो दैट वाज सेल्फ इंट्रोडक्शन। शॉर्ट में सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि पकड़ के चलिए कि 30 सेकेंड से 2 मिनट के अंदर अंदर होना जरूरी है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है 30 सेकेंड से लेकर एक पकड़ के चलिए कि 2 मिनट के अंदर अंदर का इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। अभी हम लोग जब कंपनी के बारे में बताएंगे ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का थोड़ा डिटेलिंग होना चाहिए। और कंपनी का ब्रांडिंग के बारे में हम लोग जब बताते हैं ना, तो उसमें 2-3 चीजें हम लोगों को कवर करनी पड़ती है। सबसे पहला कि हम लोगों ने कंपनी क्यों चालू करा, हमारा हिस्ट्री क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम लोगों का विजन क्या था, हम लोगों का मिशन क्या है, हम लोग क्यों अभी इसको रन कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने चालू क्यों करा, अगर चालू करा तो हम लोगों का क्या विजन है, और अभी हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम लोगों का मिशन क्या है। इस तरीके से तीनों चीजें हम लोग जो है हमारे कंपनी ब्रांडिंग में कवर अप करेंगे। ये जो हम लोगों का लगभग जो वीडियो होता है, आप इसको 2 मिनट से लेकर एक 10 मिनट के रेंज में कितने भी तरीके से आप कितने डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, या फिर कितने शॉर्ट में लोगों को समझा सकते हैं, उस तरीके से आप एक 2 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर अप करना जरूरी है। अभी मैं चालू करूंगा मेरा, यहाँ पे मैं एक ही मेरा कंपनी कवर अप कर रहा हूँ जो कि इंडिविजुअल ट्यूशन से रिलेटेड है। तो जो भी मैं बात करूंगा उसके इर्द गिर्द बात करूंगा। मतलब अभी मैंने सेल्फ ब्रांडिंग में अपने देखा रहेगा कि आई हैव नॉट मच फोकस, मैंने एफिलिएट के बारे में या फिर बाकी सारी चीजों के बारे में नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा सेल्फ ब्रांडिंग है वो उसके इर्द गिर्द रखूँ, कि इंडिविजुअल ट्यूशंस के इर्द गिर्द रखूँ। तो उस हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं पकड़ के चलिए कि मैं डिजिटल कोचिंग के बारे में अगर मैं ब्रांडिंग करता हूँ, तो आपने मेरे वेबिनार में बहुत बार देखा होगा कि मैं मेरा जो खुद का इंट्रोडक्शन है वो अलग तरीके से देता हूँ। अभी अगर मैं एफिलिएट के बारे में बताता हूं तो मेरा एफिलिएट का जो वेबिनार है वहां पे मैं अलग तरीके से देता हूं। मतलब जो चीज को हम लोगों को अभी सेल करना है या फिर प्रेजेंट करना है ना, उसी तरीके से हम लोगों को खुद का इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले, ना कि यहाँ वहां के बारे में पता चले। अभी मैं अगर इंडिविजुअल ट्यूशन को ब्रांडिंग को कर रहा हूँ, अब मैं बताने लगा एफिलिएट का, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या मतलब यहाँ का क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो टू अवॉइड दैट, दिस इज द वे टू प्रेजेंट आवरसेल्फ व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग। मतलब क्या चीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ, क्या चीज के बारे में करने वाला हूँ, उस हिसाब से हम लोग जो है इसको बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ इंडिविजुअल ट्यूशन का, तो इसीलिए अभी यहाँ पे जो भी मैं बात करूंगा उसी के इर्द गिर्द करूंगा। तो आप देखिए अभी आगे कैसे व्हाई इंडिविजुअल ट्यूशंस मस्ट। अगर लेट से आपको अगर इंडिविजुअल ट्यूशन ही ज्वाइन करना है, तो आपको गायकवाड एंड सन्स इंडिविजुअल ट्यूशन से ही क्यों ट्रेनिंग लेना चाहिए या क्यों कोचिंग लेना चाहिए, हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोगों ने इनिशियल 2008 में मेरा इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग होने के बाद जब मैंने मेरा क्लासरूम चालू करा, कोचिंग क्लासेस में चालू करा था कोचिंग क्लासेस, पहले साल में मुझे रियलाइज हो गया कि कोचिंग क्लासेस के अंदर बहुत सारे इश्यूज है। इश्यूज क्या है कि हर बच्चे का ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है। अगर हर बच्चे का ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है, तो हम लोग सेम फ्लो में जैसे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं, स्कूल की जैसे ही पढ़ाते हैं, जैसे स्कूल में बहुत सारे 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं, उसी तरीके से हम लोग जो है कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं। तो हर बच्चे का अपना ग्रास्पिंग पावर है। जो बच्चे को समझ में आया वो आगे जा रहा है, जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो स्किप कर जा रहा है। अगर किसी बच्चे ने बंक मारा क्लासेस में, तो ऐसे केस में ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर क्लासेस। तो बहुत सारा चीज जो है मिस कर रहा था वहां पे, वो एक चीज हो रहा था। दूसरा, कोचिंग क्लासेस हमने समझा कि हर किसी के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब हर किसी को सुटेबल नहीं है। ये उसी के लिए है जो कोचिंग क्लासेस में सेटल हो जाता है, या फिर जो भी सर पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ में फ्लो में चला जाता है। और उनके साथ में भी इश्यू क्या होता है, अगर लेट्स से कि मल्टीपल टीचर्स है मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए, तो कोई टीचर उनको सूट करते हैं, कोई टीचर उनको सूट नहीं करते। अगर वहां पे आपको टीचर चेंज भी करने हैं, तो दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ बच्चों को वो टीचर पसंद आते हैं और बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आते। तो ऐसे केस में आपको टीचर चेंज का भी बहुत बड़ा इशू
होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने स्टडी करने के बाद वी रियलाइज कि कोचिंग क्लासेस इज नॉट वर्किंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड देन वी शट कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस को बंद करके वी मूव टू इंडिविजुअल होम ट्यूशंस। अभी इंडिविजुअल होम ट्यूशंस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमने चालू करा, started home tuition, so it started working. It started working because जब हम लोग घर पर जाकर बच्चों को पढ़ाना चालू करें, तो घर पर जाकर जब पढ़ाना चालू करें तो एक बच्चे को एट ए टाइम पढ़ा रहे हैं, तो एक ही बच्चे को अगर एट ए टाइम पढ़ा रहे हैं तो हम लोग समझने की कोशिश करते थे कि बच्चा किस तरीके से समझ रहा है। द वे स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स, वी स्टार्टेड ट्राइंग टू टीच देम द वे ही और शी अंडरस्टैंड्स। तो जब हम लोग उसको उसके हिसाब से पढ़ाना चालू करें तो इट वाज इजी फॉर हिम और हर टू ग्रास्प द थिंग्स। वो पहली चीज आसान हो गया। दूसरा, उनको कहीं पे भी आना जाना नहीं, जैसे कि अगर कोचिंग क्लासेस में जाना है तो उनको कोचिंग क्लासेस के टाइमिंग के हिसाब से जाना है, या फिर सारे बच्चों के टाइमिंग के हिसाब से कोचिंग क्लासेस टाइमिंग जनरली सेट होता है उस हिसाब से जाना है। तो इनका अगर कुछ रेगुलर शेड्यूल है या फिर कुछ चीज है तो ऐसे केस में वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। लेकिन इंडिविजुअल ट्यूशन में ऐसे नहीं होता, उनको उनके घर पे समय मिल रहा है, मतलब उनको आने जाने का टाइम से हो रहा है, उनके हिसाब से उनको जो समय सूट करता है उसके हिसाब से हमारे टीचर जाने चालू कर दिए, तो उनका समय जो है वो पूरे दिन का इस तरीके से बना सकते हैं कि इंडिविजुअल ट्यूशन कौन से समय पे लेना वो डिसाइड कर सकते थे। वो उनको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा था। जो ट्रेनर जा रहे थे तो ट्रेनर उनको उनके हिसाब से पढ़ा रहे थे, तो इट वाज इजी फॉर देम टू ग्रैब द थिंग्स एंड स्कोर बेटर मार्क्स। मतलब उनको समझ रहा था भी और इट वॉज इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू स्कोर बेटर मार्क्स। बिकॉज स्टूडेंट का जनरली कैसे होता है, देखिए जब कोचिंग क्लासेस में बैठे हुए होते हैं ना तो दे शाय, वो डर डर के भी पूछते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो शाय भी होते हैं, तो दे डू नॉट आस्क द क्वेश्चंस। अगर उनको कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज आ जाता है ना तो सारे क्लासरूम के साथ में कभी जल्दी पूछते नहीं है। लेकिन हम लोगों का इंडिविजुअल कोचिंग है, तो इंडिविजुअल कोचिंग होने की वजह से होता क्या है कि बच्चे को एक क्वेश्चन कितनी भी बार पूछ सकते हैं। और हमारा ट्रेनिंग कंपनी होने की वजह से हम लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि पेशेंस कैसे रखना है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिविजुअल कोचिंग। क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो बच्चा जो है उसको 10 बार पूछ सकता है, 20 बार पूछ सकता है, 30 बार पूछ सकता है। जितनी भी बार पूछे उतनी बार टीचर का काम है उनको एक्सप्लेन करना। वहां पे वो इरिटेट नहीं हो सकता, उसको पेशेंस रखना जरूरी है। तो ये चीजों को हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखते हुए इस तरीके से हम लोगों के टीचर्स को ट्रेन करा हुआ है कि जो बच्चों के घर पे जाके बहुत ही बेहतर लेवल पे उनको ऐसे ट्रेन करवाते हैं कि उनको किसी भी तरीके से इंप्रूवमेंट तो मिलता ही है। पकड़ के चले किसी बच्चे का 40% का एवरेज है, 40% का एवरेज है, तो हमारे ट्यूशन के बाद वो किसी भी तरीके से 60-65% तो 100% आ सकता है। अगर किसी बच्चे का एवरेज है 60% का फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम लोग किसी भी तरीके से 75 to 80% तक ला सकते हैं। कोई बच्चा ऑलरेडी 90+ वाला है, तो ऐसे केस में हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है और उसको रिकवर करके उसको हम लोग कैसे 100 ला सकते हैं या फिर 95 ला सकते हैं, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं और डेफिनेटली उसको हम लोग इंप्रूवमेंट ला कर देते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशंस में देखे और इसीलिए हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशंस को बेहतर रिजल्ट्स की वजह से हम लोगों ने चालू करा। जब हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशन चालू करा तो हम लोग 2-3 चीजों को ध्यान रखा हुआ है। सबसे पहले कि उनके जगह पर होना चाहिए, मतलब उनके घर पर होना चाहिए। दूसरा, उनके समय के अनुसार होना चाहिए ताकि उनको टाइमिंग का दिक्कत ना हो। जिस तरीके से वो समझते हैं उस तरीके से सिखाना जरूरी है। जो दिन पर बच्चे अवेलेबल है उस हिसाब से आना जरूरी है। उनको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट लेने हैं। उनको कोई टॉपिक के लिए ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के लिए ले सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट्स के लिए ले सकते हैं, कोई सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए ले सकते हैं या कोई सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के लिए भी ट्यूशन ले सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी रखने की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होना चालू हो गया। हम लोगों ने जब यहाँ पे सक्सेसफुली चालू करा हम लोगों का होम ट्यूशन, लगभग अभी 2008 से 2009 से पहले साल तो हम लोगों ने कोचिंग क्लासेस करा, उसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशंस के ऊपर जब शिफ्ट हो गए तो चालू करा। तो बिगनिंग में कुछ चैलेंजेस आए। बिगनिंग में ये चैलेंजेस आते थे कि इंडिविजुअल ट्यूशन के ऊपर टीचर का ट्रैवलिंग का इशू, सिक्योरिटी का इशू, सारे जो इश्यूज होते थे उसके हम लोगों ने वेरिफिकेशन वगैरह करवा के सारे के सारे जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करवा दिया। रिजॉल्व करवाने के बाद अभी से लेकर मतलब 2021 तक, 2020 और 2008 से लेकर 2021 तक लगभग अभी तक हम लोगों ने 12,000 से ज्यादा बच्चों को सक्सेसफुली पढ़ाया हुआ है, उनके घर पर जाकर ट्यूशन करवाया हुआ है और बहुत ही बढ़िया लेवल के सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करे हुए हैं। अभी हम लोग जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं। अगर हम लोगों को ऑफलाइन करवाना है, मतलब फिजिकल अगर कोचिंग करवाना है, तो ऐसे केस में हम लोग मुंबई, नई मुंबई और थाने, इस लोकेशंस में बच्चों के घर पर जाकर पढ़ाते हैं। अगर हम लोग कोर्सेज की बात करें तो हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज का कोर्स करवाते हैं। हमारे पास ऐसे फैकल्टी हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से और कोर्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज करवाए हुए हैं। तो अगर कोई एकेडमिक पढ़ना चाहता है, कोई नॉन एकेडमिक पढ़ना चाहता है, किसी भी तरीके का कोचिंग अगर लेना चाहता है तो उस लेवल के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, कोर्स एक्सपर्ट हैं जो बच्चे के घर पर जाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं और गारंटेड इंप्रूवमेंट करवा के लाते हैं। तो दिस वाज about our individual tuition. Let's say if you want to connect with us,
अगर आपको हम लोगों के इंडिविजुअल ट्यूशन का अगर बेनिफिट लेना है तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर 08097811811 के ऊपर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं दिए हुए ईमेल आईडी के ऊपर gaikwad&sons@gmail.com या फिर info@gaikwad&sons.com के ऊपर, या फिर आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं www.gaikwad&sons.com। थैंक यू। So this was all about company branding. Related to this, if you have any questions, you can ask. तो हम लोग आगे का भी करने वाले, but before that I wanted to just cover up. अगर कुछ questions सेल्फ ब्रांडिंग या कंपनी ब्रांडिंग के ऊपर है तो आप पूछ सकते हैं। आपने देखा कि कंपनी ब्रांडिंग के लिए हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले रीजन बताया कि हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशन चालू क्यों करा। हमने कोचिंग क्लासेस चालू करा लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी, इसलिए हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशन चालू करा। अभी हम लोगों का एम क्या है कि हम लोग जो है मैक्सिमम बच्चों को घर पर जाकर किस तरीके से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने विजन और मिशन हम लोगों का रख के आगे काम करना चालू करा है। तो उस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट करा। ये अब हम लोग जो है इसको ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकते हैं और हम लोग हर जगह पे इसको स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड करने के बाद अगर हम लोगों को कंपनी का ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाता है और लोग जो है हमें पहुंचने से पहले हमारी कंपनी को जानते हैं, हमें जानते हैं, और एक तरीके का अलग तरीके का ब्रांड क्रिएट होता है जो हम लोगों को हेल्प करता है हम लोगों के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आसानी से, या फिर हमारे खुद को प्रेजेंट करने के लिए आसानी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को इस तरीके का हम लोग ब्रांडिंग जो है कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। इसके अलावा कहीं पे मीटिंग है कुछ है तो हम लोग वहां पे भी इसको सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके हाँ, आप लंबा भी रख सकते हैं अगर लेट से। हाँ रमेश जी, आप लंबा भी कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में भी अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आप क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, किस तरीके से करते हैं। अभी जैसे कि अभी मैं कोर्सेज के बारे में बात कर रहा था, तो कोर्सेज के बारे में जब बात कर रहा था तो मैंने ओवरऑल बता दिया कि सारे कोर्सेज करवाते हैं। अभी नाम मैं लेते अगर बैठूंगा तो ऐसे केस में बहुत लंबा हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट व्हाट आई डिड, शॉर्ट एंड स्वीट में ऑल करवाते हैं इतना बता दिया। मींस इंस्टेड ऑफ डूइंग उनको सारी चीजें बताने से अच्छा वो थोड़ा लंबा हो जाता अगर हम लोग पूरा और डिटेल में जाते तो। Now, I'll be showing you इसके आगे का जो है ना, ये ज्यादा करके टीचर्स को, पेरेंट है उनके लिए, कोई स्टूडेंट है उनके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपको भी हेल्पफुल रहेगा। अभी यहाँ पे इसके आगे जो कुछ भी चीजें मैं बताने वाला हूँ ना, तो आपको क्या करना है पता है, इस तरीके के कोई मेथड्स जो है ना आपको अडॉप्ट करने हैं। जो भी अभी मैं कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ ये विजुअलाइजेशन बेस पर रहेंगे, विजुअलाइजेशन बेस के ऊपर रहेंगे। अगर आप ऐसा कोई मेथड्स और अगर इसको एडटेक सोल्यूशन बनाते हैं, एडटेक सोल्यूशन मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप इसको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में या फिर किसी वीडियो फॉर्मेट में या फिर आप आपके क्लासरूम कोचिंग में भी अगर करवा रहे हैं, अगर इस फॉर्मेट का अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं पे यूज कर लेते हैं ना, तो ऐसे केस में आपके बच्चों को ज्यादा बेहतर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकता है और आपके रिजल्ट बेहतर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं कुछ आपको सारे के सारे कवर नहीं करूंगा, लेकिन 3-4 चीजें तो कम से कम कवर कर लूंगा जो आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है और किस तरीके से करना है। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। ये जो है सेम जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ सेम तरीके के वीडियोस आप आपके खुद के भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसका और एक बेनिफिट बताता हूँ। अगर आपने इस तरीके के वीडियोस बना लिए जैसे अभी मैं बनाने वाला हूँ, अगर इस तरीके की वीडियोस इसके आगे की जो है आपको लोगों को बताना है। देखिए, आप लोगों को जब हम लोग एडमिशन के लिए बोलते हैं ना, कोचिंग क्लासेस के लिए या फिर स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए या फिर पर्सनल कोचिंग के लिए, किसी भी के लिए हम लोग जब उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना, तो वहां पे होता क्या है कि वो लोग हमारे पास एज अ सेलर देखते हैं। मतलब वो लोग हम लोगों की तरफ क्या देखते हैं कि ये हम लोगों को बेचने की कोशिश कर रहा है, ये हम लोगों को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उनके साथ में एक रिलेशन बनाना पड़ता है। और खास करके कोचिंग इंडस्ट्री में कोचिंग इंडस्ट्री नहीं बोल सकते, कोचिंग सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, ऐसा सब है। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या देखने की जरूरत होती है कि उनके साथ में एक रिलेशन बनाया जाए और कंसल्टेटिव सेलिंग हो। कंसल्टेटिव सेलिंग मतलब हम लोग एज ए कंसल्टेंट काम करें, हम लोग उनको पहले बताएं कि हम लोग किस तरीके से बेनिफिटेड है। और हम लोगों का नॉलेज अगर उनके साथ में शेयर करते हैं, ना, तो उनको हम लोगों के ऊपर एक ट्रस्ट होना चालू हो जाता है। पकड़ के चलिए एग्जांपल कि आप किसी को फ्री कंसल्टेशन दे दे
कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पेपर किस तरीके से लिखना है, तो उनको क्या है, आपके ऊपर एक ट्रस्ट हो जाता है कि अच्छा ये फ्री में भी बताता है, और नेक्स्ट टाइम जब उसको रिक्वायरमेंट होता है ना, तो इसी केस में वो आप ही के पास आता है, क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं हेल्प करा है। आप करियर काउंसलिंग करवाते हैं फ्री में अपने, बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना करियर काउंसलिंग करवाते हैं। ये करियर काउंसलिंग क्यों करवाते हैं? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चों को करियर काउंसलिंग करवा दे। उन लोगों का दो एम होता है, एक तो करियर काउंसलिंग करवा के हायर स्टडीज के लिए वो उनके स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवा ले, या फिर दूसरा एम ऐसा होता है कि वो लोग शायद से करियर से रिलेटेड कुछ उनका कंपनी है, तो वहां पे वो उनको लाना चाहते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनको कंसल्ट करवा के क्लोजिंग करवाते हैं। और ये पहले की चीजें जो उन्होंने फ्री में करी हुई थी ना, तो उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को जब डायरेक्ट सेल करने के लिए जाते हैं ना, तो लोग जल्दी खरीदते नहीं है, वो कंपैरिजन करेंगे, इससे भी पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे, बहुत सारे लोगों से पूछेंगे, और आपका प्रोडक्ट जल्दी खरीदेंगे नहीं। लेकिन आप एडवाइजर, एज एडवाइजर अगर काम करते हो ना, उनको फ्री में कुछ कंसल्टेशन दे दो कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करने से आपको बेनिफिट होगा, वो ऐसे करो, तो ऐसा स्टडी करो, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखो, वो पॉइंट्स को ध्यान में रखो, टाइम ऐसे मैनेज करो, स्ट्रेस ऐसे मैनेज करो, उसके बाद स्टडी ऐसे मैनेज करो। तो ऐसे कुछ टिप्स ट्रिक्स, ये सारी चीजें अगर आप करते रहते हो ना, ये दूसरे ब्रांड के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आपको पकड़े चलिए कोई कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़े के बिजनेस में आप कुछ टिप्स दीजिए कि कपड़े किस तरीके के पहनने चाहिए, अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, क्या किस तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप कुछ उनको गाइड या फिर कुछ एडवाइस अगर देते रहते हैं ना, तो ऐसे केस में होता क्या है, लोग आपसे थोड़ा इंप्रेस हो जाते हैं और आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। ये लंबा प्रोसीजर है, आपको शायद से क्लोजिंग जो है, आप अगर 5-6 महीने तक मेहनत कर रहे हो, आपको इमीडिएट भी क्लोजिंग मिल सकता है जिसको इमीडिएट जरूरत है, या फिर 5-6 महीने के बाद भी लोग आ सकते हैं, 1 साल के बाद भी आ सकते हैं। आप उसको कंटिन्यूस टच में रहिए, उनको एडवाइस करते रहिए, उनका ग्रुप बनाइए, उनका ब्रॉडकास्ट बनाइए, ऐसी सारी चीजें करके उनको बार बार वीडियोस भेजिए, पैम्पलेट्स भेजिए, अलग अलग तरीके से उनको एडवाइस कराइए। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका सेल और आपका ब्रांड बढ़ने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ बेस्ट वेज टू स्टडी। अभी इसके आगे जो भी चीज बताऊंगा ना, ये स्टूडेंट, पेरेंट, कोचिंग क्लासेस, टीचर्स, ये सभी के लिए हैं। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप सेम तरीके के जो भी मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम आपका खुद का एक वीडियो बनाइए और लोगों को भेज दीजिए। तो लोगों को क्या लगेगा, आप अच्छी तरीके से उनको एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, तो उससे क्या वो आपके ऊपर भरोसा करना चालू कर सकते हैं। ओके, नाउ सी आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू स्टडी, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अगर ये मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं एक सिंपल से आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, पकड़ के चलिए कि रेड रोज फ्लावर जो होता है, कैन यू डिस्क्राइब हाउ रेड रोज फ्लावर लुक्स, उसका लुक कैसे है, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? हाँ, सोचिए सोचिए, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या, रेड रोज फ्लावर किस तरीके से दिखता है? नहीं क्लिक हो रहा? अच्छा, दिखाई देता होगा ना सामने आपको। आपको और मैं सिंप्लीफाई करवा के देता हूँ, और सिंप्लीफाई करवा के देता हूँ। देखिए, ये है रेड रोज और ये है उसका डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैंने आपको पूछा कि रेड रोज का लुक डिस्क्राइब करिए, कैसे दिखता है रेड रोज कैसे दिखता है, आप डिस्क्राइब करिए। सो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया? आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया होगा कि रेड रोज दिखता कैसे? ऊपर पेटल्स होते हैं, रेड कलर होता है, उसको एक स्टेम होता है, उसके ऊपर कांटे होते हैं, उसको लीव्स होते हैं, लीव्स उनके जो लीव्स का जो बॉर्डर होता है वो जिगजैग फॉर्मेट में होता है। उसके अलावा उनका स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, उसके नीचे भी ग्रीन कलर के छोटे छोटे पेटल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब मैंने आपको बोला कि उसको डिस्क्राइब करो, तो आपके सामने क्या आया? आपके सामने क्या आया कि एक रेड रोज दिखना आपको चालू हो गया। इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। हम लोगों को जो कुछ भी एग्जाम में भी लिखना है, पकड़ के चलिए कि आपको एग्जाम में हिस्ट्री के बारे में लिखना है, आपको साइंस के बारे में लिखना है, या किसी भी चीज के बारे में जब लिखना है, तो अगर आप उसको विजुअलाइज करें, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय भी अगर आप उसको विजुअलाइज करें कि क्या स्टोरी चल रहा है या फिर किस तरीके से दिखता है, तो ये सारी अगर विजुअलाइजेशन के हिसाब से अगर आप करें ना, तो आपको आसान होता है उसको समझने के लिए और उसको लिखने के लिए भी। तो एक विजुअलाइजेशन का एक मेथड होता है जो आपको हेल्प करता है चीजों को बेहतर लेवल पे समझने के लिए और उसी को एग्जाम में इंप्लीमेंट करने के लिए। और एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक दूसरा एग्जांपल है,
अभी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कैट, रीडिंग, बुक, बॉय, प्लेइंग, स्नेक, एलिफेंट, राइडिंग, स्काई, मतलब इस तरीके के कुछ 16 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब ये 16 वर्ड्स जो है ना, आपको इस तरीके से मेमोराइज करने हैं, मतलब याद कर लेने हैं, इस तरीके से याद कर लेने हैं कि अगर मैं आपको पूछूं कि एलिफेंट के बाद कौन सा वर्ड है, तो आपको आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि एलिफेंट के बाद कौन सा वर्ड है। अगर मैं आपको पूछूं बीच में कि बॉय के बाद क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कैंसल के पहले क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद करना है। अगर आपको याद करना है तो कितना टाइम लग जाएगा इसको लगभग याद करने के लिए? 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, ओके। अलग अलग लोगों के अलग अलग मिनट्स हो सकते हैं, तो आप भी अभी ट्राई कर सकते हैं इसको। नहीं हो रहा याद? अच्छा, हो गया याद, ओके, बहुत बढ़िया। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे अगर जाऊं और अगर आपको पूछूं तो कितनी इजीली आपको याद रहेगा वो भी हम लोग चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो आपको आसानी से सारे के सारे वर्ड्स को इनके सीक्वेंस के साथ में याद करवा देगा। हम लोग देखते हैं। सामने कुछ इमेजेस है, अभी से इमेजेस को देखिए, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा और आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम की वजह से कैट इज रीडिंग अ बुक बट boy is playing with snake, and for the exam elephant is riding on a cycle to the school but school is closed, therefore exam got cancelled, that is why tigers are enjoying party। फिर से हम लोग जाके देखते हैं वर्ड्स को। रीड कर रही थी बुक, boy was playing with snake, right? Elephant riding on a cycle because elephant जो है स्कूल जा रहा था ना, elephant was going to school by riding on a cycle। Now the school was closed, so exam got cancelled and therefore tigers were enjoying party। So by this visualization इस तरीके के अगर फिगर्स अगर हम लोग कुछ मेमोराइज कर ले या फिर इस तरीके के कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स अगर यूज कर ले जो हम लोगों को किसी भी तरीके के कंटेंट को याद करने में हेल्प कर दे। अभी याद करने की बहुत सारी चीजें होती है, फॉर्मूले होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, कुछ ऐसे अप्लाइड साइंस होता है, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, फिर ऐसा कुछ चीज हो जाता है जहां पे एज इट इज लेना जरूरी होता है। मींस यू नीड टू बाय इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाय हार्टिंग द आंसर्स बाय हार्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स जो अप्लाइड होते हैं, जैसे कि वैसे हम लोगों को बाय हार्ट करना जरूरी होता है। तो वैसी जगह पर इस तरीके के ट्रिक्स और टेक्निक जो है काम में आती है, जो विजुअलाइजेशन के जरिए हम लोग एक स्टोरी के फॉर्मेट में, और स्टोरी भी अनयूजुअल होनी चाहिए। कैट कभी बुक रीड नहीं कर सकती, एग्जाम के टाइम पे बच्चों को स्नेक के साथ में थोड़ी खेल सकता है, और साइकिल जो है एलिफेंट चला सकता है, लेकिन वो सर्कस में रोड के ऊपर नहीं चला सकता, स्कूल थोड़ी एलिफेंट जाता है। और अगर लेट्स से कि स्कूल अगर क्लोज भी है तो क्या एग्जाम थोड़ी कैंसिल होती है? एग्जाम तो ऑनलाइन हो रही है ना, और टाइगर्स पार्टी थोड़ी करते हैं। तो अनयूजुअल पिक्चर्स है, मतलब कुछ इस तरीके के पिक्चर्स है जो हम लोगों को याद करना बहुत ही आसान है। आपने अगर एक बार इस इमेज को देख लिया ना तो मैक्सिमम 30 सेकेंड लगेंगे आपको सारे के सारे वर्ड्स को याद करने के लिए, वो भी सीक्वेंस के साथ में। अभी मैं अगर कोई चेंज भी कर लूं और अगर आपको पूछूं कि स्कूल के बाद क्या वर्ड था, तो बोलेंगे क्लोज। अगर मैं बोलूं क्लोज के बाद क्या था, तो एग्जाम के बाद क्या था, कैंसल के बाद क्या था, टाइगर। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जो इसको मेमोराइज कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं जहां पे जरूरी होते हैं। नाउ अगर पकड़ के चलिए कि आपको पता रहेगा कि हम लोग अगर मूवी देखते हैं, कोई भी अगर मूवी देखते हैं तो मूवी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है। मूवी जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है रादर देन रीडिंग अ बुक। अगर हम लोग कोई टेक्स्ट बुक अगर पढ़ लेते तो वो हम लोग को जल्दी याद नहीं होता। ये मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि वो जो होता है ऑडियो वीडियो और विजुअल फॉर्मेट में होता है। तो अगर हम लोग हमारा पढ़ाई भी अगर इस फॉर्मेट में अगर थोड़ा सा पढ़ ले या फिर स्टोरी के फॉर्मेट में अगर याद कर ले तो हम लोग बहुत आसानी से वो सारी की सारी चीजें जो याद हो जाएगी, जो हम लोगों को हेल्प करेगी समझने के लिए, याद रखने के लिए और एग्जाम में इंप्लीमेंट करने के लिए।
अगर आप इस तरीके के किसी भी तरीके का अगर हेल्प चाहते हैं तो ऐसे केस में हम लोग इसमें आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। हमारे जो पर्सनल कोचेस होते हैं आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं तो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए और कुछ ट्रिक्स के साथ में याद रखने के लिए। और अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर, और हम आपको हेल्प करेंगे सारी चीजों को जोड़ने के लिए। और एक मैं आपको मेथड बताऊंगा यहाँ पे। अभी ये मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ और इसके पीछे रीजन है खास कि हाउ यू कैन रिमेंबर और हाउ यू कैन मेमोराइज द ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूले। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। यू कैन टेक योर केमिस्ट्री इक्वेशंस, यू कैन टेक अकाउंट्स इक्वेशंस और व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर स्टडीइंग। तो आप कुछ भी अगर याद करना है फॉर्मूले एज इट इज, तो आप अगर कुछ अलग तरीके से अगर इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं तो इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फॉर्मूले। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आई टेकन ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूले। अभी होता क्या है देखिए, दोज हु आर स्टडीइंग ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम या फिर जो बिगिनर होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, जिनको ट्रिग्नोमेट्री कोई इंजीनियर्स हैं या फिर जो 11th साइंस बैकग्राउंड के 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो फॉर देम इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फॉर्मूले। उनको पता होता है, बाय हार्ट होते हैं। बट अगर कोई बिगिनर होता है तो बिगिनिंग के लिए इनको कैसे याद करना चाहिए, तो एक ट्रिक होता है जिसको हम लोग एक सेंटेंस के जरिए, आसान सेंटेंस के जरिए हम लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोगों को आसानी से ये फॉर्मूले जो है याद हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल हम लोग हमेशा याद रख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत ही सिंपल तरीके से। थीटा हैज सीन ऑपोजिट साइड स्टैंडिंग बार एंड क्रॉसिंग एन एडजेसेंट बार हाइपोटेन्यूज। बता देता हूं मैं होता क्या है कि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में तीन फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कोसाइन थीटा, साइन कोसाइन थीटा। लेकिन उसके सामने जो हम लोगों को साइड्स लिखने पड़ते हैं ना, तो हम लोगों को याद होनी जरूरी है, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कॉस के सामने एडजेसेंट साइड होता है कि ऑपोजिट साइड होता है, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करता है जो बिगनर होते हैं उनके लिए। साइन के सामने ऑपोजिट साइड होता है या फिर एडजेसेंट साइड होता है और नीचे हाइपोटेन्यूज होता है क्या, ऐसे हम लोगों को याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद tan का मतलब ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्यों नहीं है, ये जो है इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो अगर इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना है तो हम लोग किस तरीके से याद करेंगे कि सीन ऑपोजिट थीटा, थीटा हैज सीन ऑपोजिट साइड, मतलब सीन का मतलब हो गया साइन, साइन थीटा जो है उसके ऑपोजिट साइड में स्टैंडिंग बार है, ऑपोजिट साइड में, इसीलिए यहाँ पे ऑपोजिट साइड हम लोगों ने लिया। और साइन और कॉस में, साइन और कॉस में दोनों के बीच में हाइपोटेन्यूज जो है कंपलसरी है, तो हम लोग वो याद रख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है कंपलसरी होता है। लेकिन साइन का जो हम लोगों का पार्ट है वो ऑपोजिट साइड ही है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रॉसिंग एन एडजेसेंट बार। अभी क्रॉसिंग एंड एडजेसेंट बार, क्रॉसिंग का सी ले लीजिए, मतलब कॉस के लिए बोला गया है। अभी कॉस के लिए एडजेसेंट साइड होता है, कॉस के लिए क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। साइन के लिए ऑपोजिट साइड होता है और कॉस के लिए एडजेसेंट साइड होता है, और उसके नीचे जो हाइपोटेन्यूज, ये हो गया फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी tan, tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। अगर किसी का कैलकुलेशन अच्छा है, multiplication division, so in that case they will automatically get this answer, opposite side upon adjacent side। लेकिन अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से बताता हूँ। tan के अंदर हाइपोटेन्यूज नहीं होता, साइन ऊपर होता है नीचे कॉस होता है। तो साइन का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड, और कॉस का मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को हम लोग को एक के नीचे एक लिखना है, वो होता है tan। उसके नीचे उसके सब तीन इक्वेशंस और होते हैं, cos, sec और cot। ये जो होते हैं इनके एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, ये जो होते हैं ये तीनों के एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं। अभी इसको सबसे पहले मैं आपको कॉस को याद रखने की टेक्निक सिखाऊंगा। कॉस जो होता है, इसके अंदर कॉस होता है, इसको उल्टा करिए, सेक जैसे दिखेगा। कॉस जो होता है सेक जैसे दिखेगा, एग्जैक्ट नहीं लेकिन सिमिलर दिखेगा। तो अभी कॉस को अगर मैं उल्टा करूं, कॉस का क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको अगर मैं उल्टा करूं, ऑपोजिट इनवर्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। उसके अलावा साइन सेक होता है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, सेक। हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट होता है, तो एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। इस तरीके से नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, सो इट इज टेकिंग टाइम, अदरवाइज इसको आप मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। आपको सिर्फ एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल भी नहीं रहा तो भी चलेगा, खाली को एक सेंटेंस कर लेना है, in opposite side standing a bar and crossing an adjacent bar hypotenuse। बहुत आसान है। क्रॉसिंग मतलब cos का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा sin ऑपोजिट साइड। तो साइन, साइन का मतलब हो गया साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज।
और tan जो होता है sin अपॉन cos होता है, और cosec sec और cot उसके जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है फॉर्मूले जो है याद कर सकते हैं। तो हम लोगों का केमिस्ट्री का इक्वेशंस हो, हम लोगों के अकाउंट का कुछ ट्रिकी फॉर्मूला हो, लॉस प्रॉफिट का कोई फॉर्मूला हो, या कुछ भी हो, तो ऐसे सारी चीजें जो है हम लोग अगर इस तरीके से सिंप्लीफाई करके अगर पढ़ने की कोशिश करें तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग जो है याद कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ फॉर्मूला, ट्रिक्स और टेक्निक्स अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे पास पर्सनलाइज कोचिंग होते हैं जो आपके घर पर आकर आपको ये सारी तरीके की ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, गायकवाड सिग्नेचर ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कोचिंग करेंगे आपके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स के लिए और रिक्वायर्ड एजुकेशनल जो भी आपका एकेडमिक या नॉन एकेडमिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, ईमेल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इमीडिएटली आपको रिजोल्यूशन दे सकते हैं, जिसके बारे में आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सो दिस वाज स्टडी एंड टाइम मैनेजमेंट। अभी एंड में आपने देखा कि मैं 2 बार मेरा एंड में बताया कि ये नंबर पे कॉल करिए। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ये नंबर पे कॉल करिए, आप हमारे साथ में ट्यूशन में जुड़िए। मैं ये जो सेम वीडियो है अभी अगर मेरे स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दूं तो उनको एंड में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड में उनके पास कुछ कॉल टू एक्शन होना चाहिए ना। मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया फ्री में, इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन फ्री में ले लिया तो उनको क्लिक नहीं होगा कि अब इसका करना क्या है। वो तो उसको सीख लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, मुझे इस तरीके से फॉर्मूला याद करना है, इस तरीके से विजुअलाइजेशन करके पढ़ना है, स्टोरी के फॉर्मेट में मुझे याद करना है चीजों को, वो तो उनको पता चल गया। पता चलने के बाद उनको पता नहीं है कि अभी आगे करना क्या है, आगे करना क्या है, या फिर उनको अगर मेरे साथ में जोड़ना है तो मुझे उनको कॉल टू एक्शन बटन देना पड़ेगा ना। तो जब कभी भी मैं इस तरीके का कोई वीडियो अगर किसी को बताऊंगा या फिर किसी को सेंड करूंगा, या फिर आप भी अगर करते हैं सेम कंटेंट को कॉपी करके अगर आप किसी को वीडियो बनाते हैं तो एंड में कॉल टू एक्शन बटन होना जरूरी है। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है कि अभी कॉल करिए, ये नंबर पे अभी कॉल करिए, अभी कॉल करके ज्यादा जानकारी लीजिए, जहां पे हम आपको इस तरीके की हेल्प कर सकते हैं। तो हर कंटेंट के बाद में मैं वहां पे वीडियो ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉल टू एक्शन डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा लोगों के साथ में कनेक्ट करने के लिए। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट पार्ट जो है स्टडी एंड टाइम मैनेजमेंट। अभी स्टडी और टाइम किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जस्ट अ मोमेंट। नाउ सी स्टडी एंड टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, टीचू स्टेप बाय स्टेप, मतलब ज्यादा डिटेल में जाने, शॉर्ट में जाएंगे, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, लेकिन आप बच्चों को इस तरीके से गाइड कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं जो आपको शायद से पता हो, लेकिन बहुत बार होता क्या है कि हम लोग बच्चों को बताना भूल जाते हैं या फिर बता नहीं पाते हैं। आपको पता भी हो सकती है, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। स्टडी मैनेजमेंट, हाउ टू डू द स्टडी मैनेजमेंट। स्टडी मैनेजमेंट के जरिए आपको करना क्या होता है ना कि आपका जितना भी एकेडमिक कोर्स है, आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, मतलब उसको आप कैटेगराइज करवा सकते हैं कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, या फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन कैसे हैं। अगर हम लोगों का सर्वे देखा जाए तो सर्वे में हम लोगों ने फाइंड आउट करा हुआ है कि हम लोगों का जो भी एकेडमिक कोर्स होता है 61% ईजी होता है, 26% मीडियम लेवल का होता है और सिर्फ 13% डिफिकल्ट लेवल का होता है। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज करवा सकते हैं जो भी क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप दूसरी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं चैप्टर्स के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, वो पहले करना चाहते हैं क्या, या फिर कौन से टॉपिक उसके अंदर आपको कैटेगराइज करने हैं। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका सीक्वेंस सेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप आपका पढ़ाई जो चालू कर सकते हैं। डेली का हाई टारगेट रखिए कि एक दिन में मैं इतने टॉपिक्स पढ़ लूंगा या फिर इतना कंटेंट पढ़ लूंगा या फिर इतने सम सॉल्व कर दूंगा। ज्यादा टारगेट रखेंगे तो इससे हो क्या जाएगा, आपका मैक्सिमम वर्क जो होना चालू हो जाएगा। किसी को आप जो कर रहे हैं वो ट्रैक करने के लिए बोलिए, देखिए कि वो कर रहा है, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अदरवाइज वो क्या जाएगा कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि मैं इतना कर लूंगा, लेकिन कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं है। अगर कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं तो ऐसे केस में हो क्या जाएगा, यू विल नॉट नेसेसरीली डू दैट एवरी डे। आपने एक आध दिन के लिए जोश में आके चालू तो कर दिया, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डे यू आर गोइंग टू डू दैट। वो सारी चीजें हो जाती है। उसके अलावा ट्राई टू कवर अप एज मैक्सिमम बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर।
अगर आप अभी अभी नए एकेडमिक में जा रहे हैं, नए एकेडमिक में जा रहे हैं, मतलब जैसे कि नेक्स्ट ईयर चालू होने वाला है आपका, आपके पास अभी पूरा साल है, तो पूरे साल अगर आपके पास है तो आपका जो स्टडी जो है, मैक्सिमम टॉपिक्स और मैक्सिमम स्टडी जो है ना आपका बिगिनिंग के कुछ मंथ्स में कंप्लीट कर लीजिए। इससे हो क्या जाएगा, बाद में आपको मैक्सिमम रिवीजन के लिए समय मिलेगा, और मैक्सिमम रिवीजन के लिए समय मिलने की वजह से आपका जो एंड का प्रेशर है, एग्जाम के टाइम का जो प्रेशर है, वो ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है, हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, कुछ टेक्निक्स ट्रिक्स याद करिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए वो फाइंड आउट करिए, और अलग अलग तरीके का मेथड्स यूज करके स्मार्टली पढ़ाई करिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं एंड देन वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। रैंडम जो स्टडी होता है ना, रैंडम मतलब आज हिस्ट्री कर लिया, कल को ज्योग्राफी कर लिया, परसों अकाउंट्स कर लिया, कुछ भी रैंडमली हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रैंडमली पढ़ाई से होता क्या है ना, यू आर नॉट टारगेटिंग एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, आपको क्या करना है एग्जैक्टली आप उसको टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में यू विल नॉट गेट द एक्चुअल रिजल्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू गेट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, या फिर जब हम लोगों को एग्जाम के समय पे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा अगर हम लोग उसको प्रॉपर नहीं कर पाते। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, तो अगर स्कोर करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पहले समझ के लीजिए, मार्किंग स्कीम देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट, स्कोरिंग इज अ डिफरेंट। आपको अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड के साथ में अगर स्कोर करना है तो समझ के तो लेंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके साथ में कौन से टॉपिक को ज्यादा मार्क्स है, कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा मार्क्स है, क्वेश्चंस पेपर फाइंड आउट करिए कि पास्ट क्वेश्चन पेपर के किस तरीके के क्वेश्चंस मैक्सिमम रिपीट होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते हैं। तो इससे होगा क्या, यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जाम में आपको जाके अभी अपेयर क्या करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले, किस तरीके से उसको आंसर करना है। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि यू विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पहले ही आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, एंड यू नो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम, आपको पहले से पता होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस you have more chances to score in the exam compared to random study। मतलब अगर हम random study करते हैं, unplanned study करते हैं, तो ऐसे केस में चांसेस होते हैं स्कोर करने के, लेकिन अगर हम लोग उसको प्लान करके करें तो ऐसे केस में हम लोगों के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं स्कोर करने। नेक्स्ट पार्ट इज टाइम मैनेजमेंट। नाउ टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हम लोग पूरे दिन का स्लॉट अगर बना ले, पूरे दिन को अगर कैटेगराइज करवा ले, हम लोगों के डेली कुछ फिक्स एक्टिविटीज होती है, खाना खाना, सवेरे उठना, एक्सरसाइज करना, ब्रश करना, ये सारी जो एक्टिविटीज होती है फिक्स एक्टिविटीज होती हैं। फिक्स एक्टिविटीज का एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये टाइम पे मैं एक फिक्स एक्टिविटी करता हूँ, लंच इसी समय पे करता हूँ, डिनर इसी समय पे करता हूँ। उसके अलावा आपका कॉलेज का टाइम या स्कूल का टाइमिंग, आपका एक्स्ट्रा ट्यूशंस का टाइमिंग जो है उसको अलग स्लॉट में डाल दीजिए, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिक्स चीजें उसको आपको चेंज नहीं कर सकते। अभी बचे हुए समय में सेल्फ स्टडी कैसे करना है वो आप डिसाइड करिए। बचे हुए समय में सेल्फ स्टडी को कितना समय देना है उसको डिसाइड करिए। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट साल है तो ऐसे केस में पूरे साल या फिर पूरे दिन आप सिर्फ पढ़ाई कर देना, ऐसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके पीछे रीजन बताता हूँ। व्हेन वी आर डूइंग वन वर्क, एक ही काम अगर हम लोग फुल टाइम कर रहे हैं, एक ही काम फुल टाइम कर रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम लोगों का दिमाग जो है इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता, और अगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक इन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको इनपुट एज अ मेमोराइज नहीं कर सकते, या फिर उसको याद नहीं कर सकते, या फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। इसलिए आपको दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे टाइम सोना जरूरी है, पूरा नींद लेना जरूरी है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि आपको प्ले, अगर आपका कोई खेलने का समय है तो एक खेलने का समय या फिर कुछ एंटरटेनमेंट का समय कुछ फिक्स करिए, कम से कम समय रखिए। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खेलना चाहिए या फिर सोना चाहिए तो पूरे दिन सोते रहो और दिन भर टीवी देखते रहो, या फिर खेलने के लिए पूरे दिन चले जाओ, ऐसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यू कैन डिसाइड हाफ एन आवर, 1 आवर और सम टाइम यू कैन गिव, सो दैट you'll get a diversion, आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिले, आपको बूस्टिंग मिले। और सोने से तो सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हो जाता है, अगर हम लोग थोड़ा आराम कर लेना तो हम लोगों का माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और ऐसे केस में हम लोग उसके बाद अगर कुछ पढ़ते हैं, आपने सुना रहेगा बहुत बार कि सवेरे से बड़े पढ़ाई किया हुआ ज्यादा मेमोराइज हो जाता है, फिर ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा। उसके पीछे रीजन क्या था, मतलब पूरा रात भर हम लोग सो रहे हैं, हम लोगों का माइंड पूरा फ्रेश है। फ्रेश का मतलब क्या है कि अभी कुछ अलग मेमोरीज नहीं है, दिन भर की मेमोरीज नहीं होने की वजह से हम लोग ज्यादा जल्दी उसको फास्ट ग्रास्प कर सकते हैं। तो इस तरीके का दिन में भी होता है। अगर दिन में भी लेट से कि आप में रात में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं लेट नाइट तक या सवेरे जल्दी उठ के कर रहे हैं और दिन में एक आधा घंटा अगर सोना चाहते हैं तो नो वरीज, यू कैन टेक द रेस्ट, बट डिसाइड करके रखिए कि हमें आधा घंटा ही सोऊंगा, पूरा दिन नहीं सोना है। और अकॉर्डिंगली आप प्लान करके अच्छी तरीके से उसको
स्टडी कर सकते हैं। आप उसका पूरा टाइम टेबल सेट करिए, सवेरे उठने से लेकर रात के सोने तक का एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका टाइम शेड्यूल जो है ना फिक्स होना जरूरी है। अगर आपका फिक्स नहीं होता तो ऐसे केस में रैंडमली कहीं भी कभी भी कुछ भी कर रहे हो, सो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। कभी आप 10 घंटे खेल रहे हो, कभी आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो उसका भी फायदा नहीं हो रहा, और 10 घंटे खेल रहे हो उसका भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर बेनिफिट लेना है तो उसको प्लान करके करिए, ताकि आपका एकेडमिक ईयर अच्छा जाए और आपको उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिले। खास करके अगर आपका एग्जाम का समय है, तो ऐसे केस में आपको खास एक फिक्स शेड्यूल बनाना जरूरी है। अगर आप फिक्स शेड्यूल के साथ में अगर नहीं काम कर रहे हैं ना, देन यू विल बी इन ट्रबल ड्यूरिंग एग्जाम। अगर आप पूरा टाइम अगर बराबर से नहीं अगर डिसाइड कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो। और एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि बहुत बार लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम सेल्फ स्टडी अगर करते हैं तो ही एग्जाम में लिख पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई स्कूल वर्क है, आपका कोई क्लास वर्क है, अगर कुछ भी है, तो क्लास वर्क और स्कूल वर्क होता क्या है, इट इज द सेम थिंग विच यू आर गोइंग टू स्टडी एज अ सेल्फ स्टडी। सेम थिंग होता है। अगर सेम चीज होता है तो ऐसे केस में जब आप होमवर्क कर रहे हो तो व्हाई डोंट यू स्टडी और डू द होमवर्क इन सच अ वे दैट इट विल इम्पैक्ट एज अ सेल्फ स्टडी। मतलब अगर मैं कोई क्वेश्चंस लिख रहा हूँ या फिर मैं होमवर्क कर रहा हूँ, कुछ मैथ्स के सम्स सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं बिना देखे लिखने की अगर कोशिश करूँ तो सम्स को अगर खुद से सॉल्व करूँ तो इंस्टेड ऑफ कॉपी। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को 80% से ज्यादा बच्चे जो होते हैं ना कॉपी कर लेते हैं होमवर्क में। मतलब उनको अगर आंसर्स लिखने हैं ना तो कॉपी कर लेंगे, सम सॉल्व करने हैं तो डाइजेस्ट वगैरह से कॉपी कर लेंगे। सो आई विल नॉट सजेस्ट दैट। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाई डोंट यू डू बाय योरसेल्फ। आंसर्स लिख रहे हो, खुद लिखिए, लर्न करिए पहले फिर लिखिए। अगर आप सम्स कर रहे हो, सीखिए पहले कैसे सॉल्व करना है, फिर लिखिए। उससे हो क्या जाएगा बेनिफिट कि आपका सेल्फ स्टडी, होमवर्क और स्कूल वर्क साइमल्टेनियसली हो जाएगा। देन यू डोंट हैव टू गिव द सेपरेट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। उसके अलावा भी बहुत बार कुछ समय अगर बच जाता है तो यू कैन डिवोट सम टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी which parts are not getting covered in homework and the classwork. So this way you can do your time management. पूरे दिन का शेड्यूल बना लीजिए, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको इस तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए, अगर इस तरीके आपको कोई भी हेल्प चाहिए जो कि आपको स्टडी मैनेज करने में हेल्प करे कि किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, आपको डेली रूटीन बनाने में हेल्प करे कि आपको डेली रूटीन में किस तरीके से करना चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। You can take the tuition from us, our tutors, and we will help you to make the schedule, will help you to manage your studies, किस तरीके से स्टडी करना है, whether it is during exam, after exam or full academic year, whenever you want, we can help you for this. For more details, you can connect on this number. You can call and WhatsApp now. अभी कॉल करिए। अगर अभी कॉल कर दें तो ऐसे केस में आपको हेल्प हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम्स हैं अभी। और या फिर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए भी अगर जब जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़िए, क्योंकि बेस्ट टीचर जो होते हैं उस समय के पहले एंगेज हो जाते हैं। तो उनको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ऐसे केस में अभी के अभी कॉल करिए और आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हम लोग करवा के लेंगे। थैंक यू। Now, so that was about the study and time management. Now this is the last part where I'm going to teach you during exam किस तरीके से पढ़ाई होना चाहिए, कौन सी चीजों का आपको फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एग्जाम के पहले, जस्ट बिफोर एग्जाम, मतलब 1 महीना बाकी है, 2 महीने बाकी है, 3 महीने बाकी है, या फिर 15 दिन ही बाकी है, 1 वीक बाकी है। सो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे केस में हाउ टू स्टडी, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ हियर। Here I'm going to teach you how to study just before the exam. Whether exam is 1 week away, 15 days, 1 month, 3 months, 4 months. Now exams are approaching. So before exam, how you can study, I'm going to teach you that. तो वो अगर आप देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा कि आपके एग्जाम के पहले आपको किस तरीके से आपका स्टडी प्लान करना चाहिए, किस तरीके से टाइम प्लान करना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में बेहतर रिजल्ट्स लाने। There are three types of the students. If you talk about few days before the exam, अभी एग्जाम है, पकड़ के चलिए कि कंसिडर आफ्टर 2 months और आफ्टर अ मंथ यह एग्जाम है आपका। तो वहाँ पे 3 कैटेगरी पे 3 टाइप के बच्चे होते हैं। सबसे पहला जो बच्चा होता है कि पूरा एग्जाम आने तक, मीन्स लेट्स से कि अगर आपका नेक्स्ट मंथ में भी एग्जाम है ना, तो भी पूरे साल वो कुछ नहीं पढ़ाई करेगा। He will not study anything until and unless स्कूल वर्क या क्लास वर्क कुछ है तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा।
सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट, लेजी कैटेगरी वी कैन कॉल इट एज। दूसरा कैटेगरी आता है जहाँ पे बच्चे है ना कुछ पढ़ लेते हैं, मीन्स एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, मीन्स नॉट प्लानिंग स्टडी, प्लान स्टडी नहीं हुआ इनका, ये लोग रैंडमली कुछ भी पढ़ाई कर लेते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ाई नहीं हुआ, तो दे आर नॉट सीरियस, एक्चुअली दे आर नॉट सीरियस, दे वांट टू स्टडी बट दे आर नॉट सीरियस। तीसरी कैटेगरी होती है जो बच्चे बहुत ही फोकस और सीरियस होते हैं, पूरा पढ़ाई करके रख लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम के पहले रिवीजन, टेस्ट सीरीज सारी चीजें करके रेडी हो जाते हैं एग्जाम के बहुत पहले। तो ये तीसरी कैटेगरी होती है जो कि पढ़ाई वाले होते हैं। तो पहला कैटेगरी जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करा, दूसरे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करा, और तीसरी कैटेगरी जिन्होंने पूरा पढ़ाई करा। हम लोग हर बच्चे के लेवल के हिसाब से किस तरीके के एग्जाम के पहले उसको स्टडी का भी प्लान करना चाहिए वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, ताकि आपको मैं डिटेल में समझा सकूं कि आपका बच्चा जो भी कैटेगरी का, आपका बच्चा पकड़ के चलिए कि कुछ भी पढ़ाई नहीं करा तो उसको अभी क्या करना चाहिए, अगर उसने थोड़ा बहुत पढ़ाई करा तो क्या करना चाहिए, और अगर आपके बच्चे ने पूरा डिटेल में हर चीज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। पहली कैटेगरी आती है जिन्होंने पढ़ाई को हाथ ही नहीं लगा हुआ है, दे आर नॉट स्टार्टेड स्टडी एट ऑल, लेजी कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, टाइम नाउ फॉर दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम टू स्टडी एटलीस्ट टू पास द एग्जाम। मतलब कम से कम उनको पास तो हो जाना चाहिए, इतना तो पढ़ाई उनको कम से कम करना चाहिए, या फिर टू स्कोर एवरेज मार्क्स। चलो एकदम भी कम नहीं, सिर्फ पासिंग मतलब जस्ट कट टू कट मार्क्स नहीं, लेकिन कम से कम एवरेज मार्क्स आए, इतना तो पढ़ाई अभी उनको करना जरूरी है। वो लोग हाई स्कोर नहीं कर सकते, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, लेकिन अगर आपका एक ही महीना बाकी है एग्जाम के लिए, या फिर ये 1.5 मंथ ही बाकी है, तो ऐसे केस में आई विल नॉट टेल यू कि नहीं अभी आप कुछ मैजिक कर लोगे और आप 90 प्लस लाओगे, क्योंकि आपने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करा हुआ है। तो अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करा हुआ है तो मैजिक कुछ होने वाला नहीं है। नाउ यू विल बी एलिजिबल टू स्कोर सम डिसेंट मार्क्स और मैक्सिमम पास। तो अगर उस हिसाब से अगर आप प्लान करते हैं तो यू विल बी एबल टू डू समथिंग। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो आप क्या कर सकते हो, टेंशन सबसे पहले मत लीजिए। इस टेंशन में ना मैंने बहुत बार बच्चों को देखा हुआ है कि एग्जाम अभी अप्रोच करता है, पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करा हुआ है। खास करके लॉकडाउन के समय में आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे बच्चों ने पूरे साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करा, और पढ़ाई नहीं करने की वजह अभी एग्जाम आ रहे हैं, सडनली एग्जाम्स डिक्लेयर हो जाते हैं 15-20 दिन पहले, कभी भी एग्जाम आ जाती है। तो ऐसे केस में बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अभी एग्जाम आ रहा है, मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, आई एम गोइंग टू फेल, नाउ आई एम टू रिपीट द एग्जाम। इस तरीके से बहुत सारे टेंशन उनको आते हैं। तो सबसे पहला चीज ये कि जिस तरीके का हालत आपका है वैसा ही बहुत सारे बच्चों का है, 70% से ज्यादा बच्चों का हालत यही है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला चीज वो दिमाग से निकाल दीजिए कि टेंशन नहीं है। दूसरा, प्लान करिए कि अभी बचे हुए समय में हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। प्लान करिए कि बचे हुए समय में हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। टेक सम इंपॉर्टेंट लास्ट मोमेंट रिवीजन क्वेश्चंस। अगर आप किसी के गाइडेंस से या फिर किसी आपके टीचर से या फिर आपका जो एक्स्ट्रा कोचिंग वाला रहेगा उनसे कुछ लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस लीजिए। लास्ट मोमेंट रिवीजन क्वेश्चंस मतलब क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, इस तरीके के, और उनको स्टडी करिए। कम से कम उनको स्टडी करिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पहले सबसे पहले स्टडी करिए। ट्राई टू लर्न सम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके क्वेश्चन फॉर्मेट को समझिए, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करिए या फिर उनको सॉल्व करिए, उनको प्रैक्टिस करिए। कम से कम अगर 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी कर लेते हो ना तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा एग्जाम के लिए। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, बिना अंडरस्टैंडिंग करे अगर कॉन्सेप्ट अगर समझने की कोशिश करते हो या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यू विल नॉट डू दैट वेल, आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे एग्जाम में। लेकिन कुछ ना कुछ कर लोगे, इतना तो कंफर्म है। स्टडी सिंपल एंड बेसिक, जैसे अभी मैं बता रहा था, अगर आप पढ़ाई करना चालू करते हो, आप आपके टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, डाइजेस्ट से पढ़ रहे हो, जो भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, तो ऐसे केस में सिंपल कॉन्सेप्ट्स को पहला पढ़िए, जो समझने में आसान हो, जो आपको भाए, मतलब आपके हिसाब से जो सिंपल आपको लग रहा है उसको पहले पढ़िए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़िए। एवरेज कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो कुछ एवरेज कॉन्सेप्ट तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर जो डेप्थ कॉन्सेप्ट वाले जो बहुत टफ जा रहे समझने में, आपने एक बार रीड करा बाउंसर गया, 2 बार रीड करा बाउंसर गया, छोड़ दीजिए उसको। Now this is not the time to waste on that particular that kind of question. अगर उसके साथ में टाइम वेस्ट करोगे ना तो जो आपको आने वाला है ना वो भी नहीं आएगा। So don't waste time on that. First cover middle level questions and the basic level questions. ये 2 टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले कवर अप करिए। इससे हो क्या जाएगा, कम से कम पूरे बुक में आपके इतने क्वेश्चंस तो प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप कैसे भी एक एवरेज पढ़ाई करने के बाद भी फर्स्ट क्लास ला सकते हो।
कम से कम इतना तो कर ही लोगे। हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा कि डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस कितने होते हैं, सिर्फ 13% होते हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो बाकी के जो इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं 61% से भी ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इतना ज्यादा क्वेश्चंस अगर पढ़ लेते हो तो आप फर्स्ट क्लास तो किसी भी तरीके से ला सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ाई करो तो। फर्स्ट फोकस ओनली ऑन द स्कोरिंग टॉपिक्स, जो स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा हुआ था कि अगर आप इस तरीके की कुछ फॉर्मेट देखते हैं कि कौन से टॉपिक में ज्यादा मार्क्स है या फिर कौन से टॉपिक स्कोरिंग है, कौन से कंटेंट में ज्यादा स्कोर मिलने वाले है, उसको पहला पढ़ाई करिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा तो उसको स्किप करिए, उसके अंदर पीछे पे टाइम मत वेस्ट करिए। समझ में नहीं आ रहा वो चीज को मत पढ़िए, जो चीज समझ में नहीं आ रहा तो किसी से पूछिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, समझ के लीजिए, फिर पढ़ाई करिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा डू नॉट वेस्ट ऑन द टॉपिक्स व्हिच यू डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसको आप, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको ट्रेनर को भी बताइए। अगर आपको कोई कोच है, एक्स्ट्रा कोच, आप उसको भी बताइए कि जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे, उसको स्किप कर दीजिए। सिंपल और एवरेज लेवल के क्वेश्चंस को पढ़िए जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में स्कोर करने के लिए। अभी तक अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करा, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड्स यूज करके आप लास्ट मोमेंट में भी सरवाइव कर जाएंगे और एक डिसेंट स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है कि आपको दो तरीके से इसको पढ़ाई करना चाहिए। आपको एक तो लर्न करना चाहिए, दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते ना तो आपको जल्दी वो समझ में भी नहीं आएगा, और अगर हम लोग लिखते नहीं है तो हम लोगों को याद नहीं होता चीजों को। बहुत बार ऐसे होता है हम लोगों को, अगर हम लोगों ने लर्न कर लिया, सिर्फ मेमोराइज कर दिया, हम लोग भूल जाएंगे। लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगा, वो एक तरीका होगा। दूसरा, जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक सिर्फ आप सिलेबस कंप्लीट करने में मत लग जाओ कि सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना। मैंने बहुत बार देखा है, पेरेंट को भी देखा हुआ है, बच्चों को भी देखा हुआ है, दे जस्ट बिहाइंड टू कंप्लीट द सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट कर लेने से क्या आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे? क्या पहले ये ठंडे दिमाग से सोचिए। यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर इन द एग्जाम इफ यू कंप्लीट ओनली सिलेबस। सिलेबस सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या होता है कि आपने उसको रिवाइज कितनी बार करा, आपने जो पढ़ाई करा उसको रिवाइज कितनी बार करा। सो व्हाट यू नीड टू डू, रिवाइज द पार्ट और रिवाइज द कंटेंट व्हिच यू स्टडीड और योर टीचर हैज टॉट यू ऑलरेडी। जो आपको पढ़ाया गया हुआ है या फिर आपने जो पढ़ाई किया हुआ है उसको पहले रिवाइज करिए। रिवाइज करने से होता क्या है, डबल बार, ट्रिपल बार, मतलब 2 बार, 3 बार, 1 बार कम से कम रिवीजन के लिए टाइम को ग्रेस पीरियड में रखिए। अगर आपके पास समय नहीं है, जो बचा हुआ है उसको भले छूट जाए तो चल जाएगा, लेकिन जितना किया हुआ है वो ढंग से होना जरूरी है। ओके, बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हुआ है, दे आर नॉट सीरियस बट एटलीस्ट स्टडीड समथिंग। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना अच्छा होता है। तो अभी ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, दे कैन स्कोर डिसेंट मार्क। वो लोग जो है फर्स्ट क्लास से या डिस्टिंक्शन से ऊपर जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास से या डिस्टिंक्शन से ऊपर जा सकते हैं अगर वो कुछ प्लान करे और ढंग से पढ़ाई करे तो। अगर प्लान करके पढ़ाई करे तो सो दे हैव चांसेस टू स्कोर बेटर मार्क्स। नाउ प्लान हाउ मच यू कैन स्टडी। प्लान कर लीजिए कि कितना पढ़ सकते हैं। जो पढ़ाई नहीं करा हुआ है, जो पार्ट को अपनी पढ़ाई नहीं करा हुआ है, उसमें से कितना पार्ट पढ़ सकते हैं। पकड़ के चलिए कि 10 टॉपिक थे, 10 में से अपने 5 जो है अब तक पढ़ लिए, पूरे साल भर में 5 पढ़ लिए, 5 को अपने हाथ भी नहीं लगा हुआ है। तो जो 5 बचे हुए हैं ना, अभी उसमें अगर हम लोग डिटेल में जाना चालू कर दें तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू कवर एवरीथिंग? नहीं हो सकता ना, ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। लेट्स से कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी इतना अच्छी से नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पार्ट नहीं पढ़ाई करा हुआ है ना उसको हम लोग बेसिक एवरेज क्वेश्चन के ऊपर पहला फोकस करेंगे, उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। और जो पढ़ाई करा हुआ है ना उसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो इससे हो क्या जाएगा, जो मैंने किया हुआ है वो तो मुझे अच्छे से आता है, और जो मैंने नहीं किया हुआ है उसमें से भी मुझे कुछ आता है। तो इसमें आपका डिस्टिंक्शन आने के चांसेस जो है बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। फोकस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लाइकली क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन क्वेश्चंस होते हैं। आपके ट्रेनर से लीजिए, आपके एक्स्ट्रा कोच से लीजिए, आपके स्कूल से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चंस लीजिए, उनको पहले फोकस करके उनको पहले स्टडी करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप सॉल्व करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं तो दैट विल हेल्प यू मोर, आपको ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के लिए। उसके अलावा फ्रॉम नॉट स्टडीड पार्ट, जो अपनी पढ़ाई नहीं करा हुआ है, स्टडी सिंपल एंड द बेसिक एंड द एवरेज कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ लर्निंग ज्यादा डेप्थ या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट फोकस ओनली ऑन द स्कोरिंग टॉपिक्स। जो टॉपिक स्कोर कर सकते हैं ना उसके ऊपर पहला फोकस करिए, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर ज्यादा समय नहीं है तो ऐसे केस में अभी आपको प्रायोरिटी किसको देना है, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी।
क्या प्रायोरिटी किसको देना है, किसको पहले पढ़ाई करना है, वो आपको सबसे पहला देखना जरूरी है। उसको पहले पढ़ाई करिए, उससे आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। आपको समय वेस्ट नहीं करना है उस टॉपिक्स के ऊपर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया, उसके पीछे ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आपने पढ़ लिए रहेंगे पूरे साल भर में, तो जो आपने पढ़े हुए हैं अभी लास्ट मोमेंट के थोड़ा रिवाइज अगर कर ले तो समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक को छोड़ना भी नहीं है, रिवाइज कर लीजिए। और अगर किसी ट्रेनर का अगर हेल्प लेते हैं ना, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हो जाएगी। जैसे कि अगर आप खुद से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और कोई पकड़ के चले कि मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला कर रहे हैं, अकाउंट्स का कोई फॉर्मूला कर रहे हैं, या कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, आप स्टक हो गए कहीं पे। स्टक होने के बाद अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो, उसी समय अगर गाइड करने वाला हो, तो आपका समय काफी बच सकता है, आपका समय काफी बच सकता है। तो ये टेक्निक्स भी आप यूज कर सकते हो, किसी से हेल्प लेके भी आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करवा के भी आप उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। राइटिंग और लर्निंग ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है। जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको लर्न करके लिखना जरूरी होता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना जरूरी है। तो जो भी पढ़ाई किया हुआ है पूरे साल में, जो पढ़ाई किया हुआ है और अभी जो पढ़ाई किया हुआ है, उसको रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रिटेंशन तभी होता है जब हम लोग उसको रिवाइज करवाते हैं। अगर रिवाइज नहीं किया तो हम लोग भूल जाएंगे, एग्जाम में हम लिख नहीं पाएंगे। तीसरी टाइप की कैटेगरी, जो कि लास्ट टाइप की कैटेगरी है, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल भर में बहुत मेहनत करा है, पूरा सब पढ़ के रखा हुआ है। दे आर वेरी सीरियस टुवर्ड्स देयर स्टडीज एंड दे एम्बिशियस, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा पढ़ाई करके रखा हुआ है। तो अभी इनको क्या करना है, इनको ऐसे करना है कि हाईएस्ट रैंक कैसे आए, मेरा फर्स्ट रैंक कैसे आ सकता है, मैं सबसे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता हूँ, मैं आउट ऑफ मार्क्स कैसे ला सकता हूँ, उसके हिसाब से प्लान करना जरूरी है। अभी जब लोग इसके हिसाब से अगर प्लान करते हैं तो दे नो द कंटेंट, उनको कंटेंट पूरा पता है। लेकिन अभी उनके प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, उनको शायद से पता नहीं है कि अगर वो कहीं पे छोटे थोड़े मार्क्स अगर लूज कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, लोग सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। और क्या रीजन हो सकते हैं, उनको पता नहीं कि प्रॉपर फॉर्मेट कैसे लिखना है, पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर जो इम्प्रेस हो जाए, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। ये अगर आपको कोई गाइड कर दे कि कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली स्कोर करने के लिए। आपको लास्ट 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आपने पूरा पढ़ाई करके रखा हुआ है। तो अभी आपको रिवाइज करने की जरूरत है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप लास्ट 10 साल के कुछ क्वेश्चन पेपर जो है, 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, बार बार सॉल्व कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। जो ज्यादा डिफिकल्ट वाला है सब्जेक्ट, उसको आप थोड़ा ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं। जो इजी वाले हैं उनको तो कर ही सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्लेवर। अगर आप ऑलरेडी क्लेवर, तो ऐसे केस में आपको उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको उसको ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी जो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आता नहीं है या फिर समझता नहीं है, जहाँ पे आप ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसे पार्ट को आपको बार बार रिवाइज करना, बार बार रिटन प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती है। फोकस ऑन हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट द आंसर शीट। आंसर शीट किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वो कहीं से लर्न कर लीजिए, वो ज्यादा हेल्प करेगा आपको। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, जो हाईएस्ट स्कोर करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर करते हैं, उनको मार्क्स को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो, इट्स नॉट अननेसेसरीली दे आर ट्राइंग टू कट द मार्क्स, लेकिन होता क्या है, जो सेकंड मॉडरेटर होता है ना, बराबर फर्स्ट मॉडरेटर ने चेक करा है कि नहीं, वो सेकंड मॉडरेटर जब चेक करने के लिए जाता है तो ऐसे केस में दे सी कि इसको हाईएस्ट मार्क्स कैसे आए। तो अगर कहीं पे कुछ डिडक्शन का अगर चांस मिला तो डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करने की जरूरत होती है कि आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें कि किसी को भी चांस ना मिले कि आपके कहीं पे भी मार्क्स वो कट कर सके। और सिली मिस्टेक जो पार्ट में होता है, जिसमें आपको बताया, उसको रिटन प्रैक्टिस बार बार करिए। और राइटिंग एंड लर्निंग बोथ आर इम्पोर्टेंट। और टाइम रिजर्व रखना रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, अलग अलग तरीके से रिवाइज करिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रिवाइज करिए, लर्न करके रिवाइज करिए, रिटर्न करके लिख के रिवाइज करिए, अलग अलग तरीके से रिवाइज करिए। और अगर कोई गाइड करे आपको कि आप कहाँ पे एग्जैक्ट मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। खास करके अगर आप ऐसे मोमेंट पे टेस्ट सीरीज लेते हैं ना, तो आपको बहुत हेल्प हो सकता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में होता क्या है कि हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। व्हेन वी राइट द क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स, सो वी नो, और जो एग्जामिनर होता है कि वो कहाँ पे हमारे मार्क्स कट कर रहा है। सो वी नो कि दिस पार्ट इज देयर वेयर वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर और फोकस मोर ड्यूरिंग द एग्जाम। और बार बार करने से हम लोगों को प्रैक्टिस करके इम्प्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं और आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं अगर आप इस तरीके की कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स को यूज करते हैं।
अगर आपको लगता है कि इस तरीके का अगर आपको कोई हेल्प कर सके और आपको इसका बेनिफिट लेना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, स्टडी मैनेजमेंट या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट ही नहीं, हम लोग आपको पढ़ा भी सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं, आपके डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस सारी तरीके में हम आपको हेल्प कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, आपके घर पर आकर, आपके घर पे आके हम लोग पढ़ा सकते हैं, जहाँ पे आपको हेल्प मिल सकता है। डेफिनेटली हमारे बड़ी टीम है, 1200 से बड़ा टीचर्स का नेटवर्क है, जो कि एक्सपर्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से, जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को पाने के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 08097811881 के ऊपर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। कॉल करना सबसे बेहतर है, अभी कॉल करिए ताकि हम आपको इमीडिएटली हेल्प कर सकें और आप आपके एग्जाम में बेहतर लेवल पे स्कोर कर सकें। थैंक यू। सॉरी, दिस पार्ट वाज लेफ्ट। ये लास्ट पार्ट है एक्चुअल में। ये कुछ मैं सिंपल कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी आपका फोकस बढ़ाने के लिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। और बहुत बार व्हेन द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो there are some exercises which helps the students to increase their focus, their concentration। हम प्रोग्राम कर सकते हैं हमारे माइंड को, जो हेल्प करेंगे हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो बहुत बार क्या हो जाता है, व्हेन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स, तो उनके आईज पेन होना चालू हो जाता है, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनको नींद आना चालू हो जाता है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें से बाहर आने के लिए। और अगर हम लोग आईज के रिलेटेड अगर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे केस में हम लोगों का स्पीड जो होता है ना रीड करने का, वो स्पीड भी बढ़ सकता है। तो मैं सारी की सारी नहीं, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी ये सारी चीजों को डेवलप करने के लिए। तो वहाँ पे दो टाइप के एक्सरसाइजेस होते हैं। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है आई जिम, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है आई जिम है। अगर आप आई जिम करते हैं तो आई जिम में आपको करना क्या होता है, आपके आईज को मूव करना होता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके से जब आप करते हैं ना, तो ऐसे केस में हो क्या जाएगा, योर आईज विल गेट एन एक्सरसाइज। इसका आई का जिम होना चालू हो जाएगा। और आई जिम होने की वजह से होता क्या है, पढ़ाई के वक्त जो आपको टायर्डनेस आता है, आंखों में जो थकावट आ जाती है, वो चला जाएगा। दूसरा, आपका फोकस भी बढ़ जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा, आपका जो रीडिंग स्पीड है ना, वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के अलग और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो आई जिम के जरिए होती है, जिसमें अगर आपका विजन भी कम होता है ना, मीन्स हम लोगों का जो आईसाइट होता है वो भी अगर कमजोर होना, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट आ सकता है अगर हम लोग इस तरीके की कुछ एक्सरसाइजेस अगर करें डेली बेसिस पे। ज्यादा समय नहीं, लेकिन एक अगर 5-10 मिनट भी अगर हम लोग इस तरह की एक्सरसाइज करें, तो ऐसे केस में हम लोगों को एग्जाम में तो हेल्प होता ही है, और हम लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहने में हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। दूसरी एक्सरसाइज है जो हम लोगों को फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिसको हम लोग ब्रेन जिम बोलते हैं। ब्रेन जिम के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड बनाना, अगर हम लोग एड बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत बार मिस्टेक्स हो जाते हैं। और इसमें से अगर हम लोग दोनों हाथ में एक साथ अगर बनाने की कोशिश करें ना, तो हमारे हाथ जो होते हैं ना, एक ही डायरेक्शन में जाना चालू कर देते हैं। तो हम लोग दोनों माइंड को अगर कंट्रोल करके दोनों हाथों से सेम चीज अगर करने की कोशिश करते हैं ना, और उसका अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे केस में ब्रेन जिम होना चालू हो जाता है। इससे हो क्या जाता है, हम लोगों का फोकस बढ़ जाता है, हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। और भी एक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे टिप्स होते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके के एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कि ऐसे करना, फिर ऐसे करना। अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके ब्रेन की फोकस बढ़ाने के लिए, और ऐसे केस में आपका फोकस और कंसंट्रेशन जो बढ़ सकता है। इस तरीके के जो एक्सरसाइजेस होते हैं हम डेफिनेटली हमारे बच्चों के साथ में करते हैं, और जिनको जरूरत होता है। ये इस तरीके के एक्सरसाइजेस ज्यादा करके जो है 16 साल के बच्चों तक के ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। उनके बाद भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन 16 साल की उम्र तक, 5 साल के लेकर 16 साल की उम्र तक जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर इस तरीके के एक्सरसाइज आप लोग करते हैं, उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, उनके आईसाइट ठीक हो सकते हैं, उनके आईज टायर्ड नहीं होंगे, उनका रीडिंग का स्पीड बढ़ सकता है, अगर हम लोग आई जिम और ब्रेन जिम रेगुलरली करते हैं। अगर आप चाहते हैं हम लोग आपको इस तरीके का हेल्प करें, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई हेल्प करे, आई जिम ब्रेन जिम के अलग अलग टेक्निक सिखाए, और आप हमारे साथ में करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे आई जिम ब्रेन जिम और अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस करवाने के लिए, जो बच्चे का फोकस कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है और उनको आई साइट्स भी ठीक करने में हेल्प
कर सकता है। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, ये नंबर पे अभी कॉल करिए या फिर व्हाट्सअप करिए, जहाँ पे आपको हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे इस तरीके के एक्सरसाइजेस में, जो उनको फोकस और कंसंट्रेशन का अगर कुछ इश्यू है बच्चों का, वो रिजॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली। आप ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं ज़्यादा जानते हैं। थैंक यू। सो दिस ऑल अबाउट टुडे सेशन। ये था आज के सेशन का पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डिटेलिंग। अभी इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं ना, यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, इस तरीके के भी बहुत सारे वीडियोस। खाली इतना ही होता है कि यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, मीन्स लाइक आपको रैंडमली देखना पड़ेगा कि कौन सा। अगर आपने आई जिम टाइप करा ना, तो इस तरीके के एक्सरसाइज, एन नंबर ऑफ एक्सरसाइज दिखा देंगे वो लोग कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा करना है। ब्रेन जिम करोगे तो वो सेम हो जाता है, और बेस्ट वेस्ट टू स्टडी टाइप करते हैं तो आपको इतने सारे वेज आ जाएंगे, सो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है। अभी जो कुछ भी मैंने ट्रिक्स और टेक्निक जो बताए हुए हैं ना, तो इस तरीके के वर्कशॉप जो होते हैं जिम से रिलेटेड या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड जो वर्कशॉप होते हैं, हम लोग वो करते हैं, इसीलिए हम लोगों को सारी चीजें पता है। और दूसरा, स्टडी कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, एग्जाम में स्कोर कैसे करना है, ये तो हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम लोग लगभग 10 से 12 साल से अभी चीजें कर रहे हैं, तो वी नो कि बच्चे क्या करने के बाद स्कोर कर सकते हैं, क्या उनको करने की जरूरत होती है, किस तरीके से वो स्कोर कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो हम बच्चों को सिखाते ही है, टीचर्स को भी सिखाते हैं, और वहां पे हम लोगों ने रिजल्ट देखे हुए हैं, इसीलिए सारी चीजें आपको बताई हुई है। अभी आप इस तरीके के कंटेंट आपके खुद के वीडियोस बना सकते हैं, और आपके जो कनेक्शंस है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनको अगर कुछ सजेशन मिलते हैं, आपने देखा कि मैंने मेरे कुछ कंटेंट के बाद में उनको मेरे से कनेक्ट करने के लिए बोला, कॉल टू एक्शन बोला हुआ है, उस तरीके से कॉल टू एक्शन बटन डालिए, उनको आपसे कनेक्ट करने के लिए बोलिए। आज नहीं तो कल, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, आज नहीं तो कल आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा। ये इमीडिएट इसका रिजल्ट नहीं आता, इमीडिएट भी आता है, मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ, इमीडिएट भी आता है, लेकिन ज्यादा उसका इफेक्ट जो होता है ना, जब लोगों को जरूरत होती है तब वो आपको याद करते हैं। फिर जैसे कि अभी उसका ऑलरेडी कहीं पे कोचिंग चालू है, तो आपको एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए अभी आपके पास अप्रोच नहीं करेगा, लेकिन कल को जब उसको जरूरत पड़ेगा ना, ऐसे केस में वो आपको भूलेगा भी नहीं। अगर उसके पास कोई दूसरा अगर ऑप्शन रहा, तो आपका ही सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा। तो इसीलिए इस तरीके की कुछ चीजें जो है आप कर सकते हैं। थैंक यू दीप्ति। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज रहा तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? ओके, कोई इशू नहीं। फिर से जब भी नेक्स्ट सेशन होगा तो एटलीस्ट 24 आवर्स पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर हम कनेक्ट होंगे, फिर कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो शायद से आपने कम देखी हो, या फिर शायद से आपको पता ना हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको कुछ यूनिक सीखने को मिले, मीन जनरली जो बाकी सब जगह पर अवेलेबल ना हो, या फिर आपको कहीं और सीखने को ना मिले। कुछ ऐसे मैं बहुत सारी खुद की लर्निंग तो कर ही रहा हूँ, आई रीड लॉट ऑफ बुक्स एज वेल। सो जो भी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ दिस विल हेल्प यू पीपल, so I'm trying to get that all things together. Okay, thank you very much.